Welcome dear viewers, welcome to my channel E-Chemistry। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी से जा रही होगी। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने थर्मोडायनामिक्स का हाफ पार्ट अपलोड कर दिया था, जिसमें लास्ट पे हमने वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पीज़ को स्टडी किया था और मैंने एक एक करके सारी एंथैल्पीज़ को एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं हमारे पास मज़ीद कौन कौन से लॉज हैं, चल के स्टडी करते हैं। दैट इज़ लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री में अगर देखें, सबसे पहले क्या आ गया, लेवाइजियर लैप्लेस लॉ। इसको अगर आप स्टडी करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है और उसकी जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच जो भी है, वही रिएक्शन अगर आप रिवर्स में करेंगे तो उसकी एंथैल्पी वही होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड में फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl, Na पॉजिटिव मिल के जब Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है, Cl नेगेटिव गिव अस NaCl, तो एंथैल्पी चेंज जो आता है वो -787 है, -787। और यही रिएक्शन आप उल्ट कर लें, अब NaCl को पानी में डिज़ोल्व करके आयन बनाना है, तो यही जब आप यहाँ से एरो उल्टा ले जाएंगे तो आपके पास यही जो NaCl को तोड़ के इसके आयन बनाने हैं, तो आपके पास एनर्जी +787 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लैप्लेस जो लेवाइजियर लैप्लेस लॉ है, ये हमें ये बताता है द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज इक्वल in magnitude opposite in sign to the enthalpy change occurring in the reverse process। अब नेक्स्ट हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन FSC पार्ट 1 चैप्टर 7 में आपको ये वैसे मिल जाएगा। इसमें क्या है कि अगर एक रिएक्शन मुख्तलिफ रूट्स के थ्रू हो रहा है, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, एक तरफ वो एक ही स्टेप में बन रहा है, दूसरी तरफ वो 3 स्टेप में बन रहा है, इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी सेम है, बाकी पाथ जिस मर्जी पाथ से आए, हैसेस लॉ ये कहता है कि उसकी ओवरऑल एनर्जी चेंज सेम होगी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी चेंज जो है हैसेस लॉ के अकॉर्डिंग वो सेम होती है। अब इसको पॉज करके इसकी डेफिनेशन को रीड कर सकते हैं, एग्जैक्ट वही बात लिखी गई है। हैसेस लॉ जो होता है, मैं इसकी एप्लीकेशन ये है कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट की जा सकती, एंथैल्पी ऑफ कंबशन कह लें, या ख़ास तौर पे लेटेस्ट एनर्जी जो है बॉर्न हैबर साइकिल, अगर आप देखें FSC पार्ट 1 चैप्टर 7 में बॉर्न हैबर साइकिल है, वहाँ लेटेस्ट एनर्जी फाइंड आउट की गई है, किसकी मदद से, हैसेस लॉ की मदद से ही की गई है। ठीक है, तो असल में कुछ एंथैल्पीज़ होती हैं जो डायरेक्ट नहीं मेजर की जा सकती, उसको इनडायरेक्ट मेथड से मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैसेस लॉ। नेक्स्ट अगर बात करें दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है एंड बॉन्ड एनर्जी को सारा डिफाइन किया गया है इसके अंदर। बॉन्ड एनर्जी है क्या, एवोगाड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसको कहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पे इसको किलो जूल पर मोल में अंदर लिखा गया है, बॉन्ड एनर्जी एक्सप्रेस किया गया है, और डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन जो होती है कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ बॉन्ड एनर्जीज। जो एंथैल्पी, यहाँ इस चीज़ को क्यों मेंशन किया गया कि तो एंथैल्पी से रिलेटेड बात हो रही है सारी, तो एंथैल्पी भी किसी रिएक्शन की अगर निकालनी हो तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जीज और प्रोडक्ट की बॉन्ड एनर्जीज का जो डिफरेंट है, एनर्जी बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें, उसने एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा होगा, मैं अगर आप ये देखें, द सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट, तो आपके पास क्या आ जाता है, डेल्टा एच आ जाता है। तो इस एक्सप्रेशन की मदद से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज़ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर जो है इज आल्सो स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय S, इट इज़ डोनेटेड बाय S। एंड अगर आप बात करते हैं, मैं आपको एक प्रोसेस समझा देता हूँ इसकी एग्जांपल समझने के लिए। देखें, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट से अगर आप उसको हीट करते हैं, वेपर्स बनते हैं, तो क्या आ रहा है, डिसऑर्डरनेस आ रही है, जो मालिक्यूल्स हैं वो रैंडमली के इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो जो वेपोरेशन एक प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप इस लिक्विड को फ्रीज करते हैं तो मालिक्यूल्स अपनी जगह पे अरेंज हो रहे हैं, ऑर्डरनेस आ रही है, सॉलिड बन रहा है, तो वहाँ पे एंट्रोपी क्या होगी, ज़ीरो होगी या एंट्रोपी मिनिमम होगी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी की डेफिनेशन है, या इस तरह कह रहे हैं। अगर देखें कि अगर एंट्रोपी 0 से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है कि एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। एंट्रोपी 0 से कम है, इसका मतलब है रैंडमनेस में कमी आ रही है। ठीक है, एंट्रोपी का जो एक्सप्रेशन है, नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, क्यों किया गया है वो क्या आपको समझ आ जाएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जो खुद ब खुद होता है,
और जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, खुद ब खुद हो जाते हैं, उनको मतलब किसी भी बैरूनी एजेंट की या एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। अब अगर आप देखें एंट्रोपी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी से हम रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने या ना होने का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो कहता है कि अगर एंट्रोपी 0 से ज़्यादा होती है या इस यूनिवर्स की या सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों को प्लस करके आंसर अगर हमारा 0 से ज़्यादा आ रहा है 1 यानी डिसऑर्डरनेस आ रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सिस्टम की एंट्रोपी या रैंडमनेस बढ़ रही है, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, या फिर आप इसको एक्सप्रेशन में ले लें सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग एंट्रोपी, ये अगर 0 से ज़्यादा आ रही है। अब इसकी लिमिटेशन यही है कि देखें हम सिस्टम की एंट्रोपी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सराउंडिंग की एंट्रोपी फाइंड आउट करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। तो इसलिए हमारे पास एक और पैरामीटर है जिसे कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। वो हमें हेल्प करेगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, उसकी मदद से हम ज़्यादा आसानी से बता सकेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारे पास फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी से पहले शायद हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या है कि जो एंट्रोपी चेंज है, जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस चेंज। जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं क्योंकि वो उसमें एंट्रोपी बढ़ रही है और इसीलिए हर वक्त यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज़ कर रही है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी है, अगर आप इसको भी रीड कर लें पॉज करके। तीसरी स्टेटमेंट भी है। तीनों स्टेटमेंट में मेन ओवरऑल बात वही है जो ऊपर की गई है। आप इसको पॉज करके मेन दूसरी स्टेटमेंट्स को भी रीड कर सकते हैं अपने हेल्प के लिए। आगे देखें, फ्री एनर्जी की बात की गई है। फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी देखें, सिस्टम के पीछे हमने बात किया, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है, जो इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी सिस्टम की, ऑल एनर्जी पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी जो सिस्टम की होती हैं, लेकिन उसमें से थोड़ी ही एनर्जी ऐसी होती है जिसको वर्क या यूज़फुल एनर्जी होती है जिसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो जो यूज़फुल एनर्जी है, यूज़फुल वर्क में जिसको किया जा सकता है कन्वर्ट, उसको फ्री एनर्जी कहते हैं। बाकी एनर्जी जो रैंडम एनर्जी है, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, नॉन कन्वर्टेबल है वर्क के अंदर, उसको जो है हम जो है वो दूसरी एनर्जी हो जाएगी, बाकी की एनर्जी हो जाएगी, उसको हम TS से जाहिर करते हैं, T × S टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी, उसको हम इससे जाहिर करते हैं। आप कहते हैं कि अगर फ्री एनर्जी का फार्मूला निकालना हो तो वो क्या होगा? टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम H में से हम उस नॉन कन्वर्टेबल एनर्जी को माइनस करेंगे। नॉन कन्वर्टेबल एनर्जी TS हमने कह दिया रैंडम एनर्जी, तो एंट्रोपी टोटल एनर्जी दैट इज़ H, उसमें से हम TS को माइनस करेंगे तो हमारे पास फ्री एनर्जी आ जाएगी। फ्री एनर्जी के देखिए आपके पास यूनिट्स क्या हैं? फ्री एनर्जी के यूनिट्स हैं जाउल पर मोल या फिर किलो जूल पर मोल है आपके पास, ठीक है। ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक हो गया। अब आपके पास नीचे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन दी गई है। अगर आप इसको देखें, डेल्टा G = G2 - G1 या फिर H डेल्टा H माइनस डेल्टा T डेल्टा S, ये वही ऊपर वाली इक्वेशन को बस डेल्टा लगा दिए तो पूरी इक्वेशन के साथ डेल्टा आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें, फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिलेटेड टू एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी के साथ, तो वो जो डेल्टा H जो है उसको ख़त्म करके ना डेल्टा G = माइनस डेल्टा S × T। नेक्स्ट अगर आप देखिए हमारे पास क्या आता है, that is free energy change of the system at a particular condition represents the useful work obtained from the system other than pressure volume work। लास्ट पे हम देखें क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है कि फ्री एनर्जी से हम किस तरह रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने और ना होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, अगर आप देखें इसमें लिखा गया है कि अगर तो फ्री एनर्जी जो है वो लेस देन ज़ीरो होती है, क्या होती है? लेस देन ज़ीरो, तो रिएक्शन क्या होगा जी? आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर जो फ्री एनर्जी है वो आपके पास इक्वल टू ज़ीरो आती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो दी गई है, सेकंड कंडीशन। और अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो आती है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपके पास रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये तीन क्राइटेरिया है रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने या ना होने को, हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं, दैट इज़ अगले पेज पे हमारे पास क्या मौजूद है, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा GF। आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें क्या है। मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में से ही पास्ट पेपर में एक MCQ आया हुआ था 2017 में।
वो परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी जो होती है एट 0 केल्विन क्या होगी, वो 0 थी। ठीक है, ये बल्कि लिखा है, आप देख लें, द एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट 0 यानी 0 केल्विन इज टेकन एट 0। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? शुड बी कीप इन टू माइंड दैट दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सब्सटेंसेस विच एग्जिबिट इन परफेक्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म एट 0 केल्विन। अगर आप देखें नीचे लिखा है ग्लासी सॉलिड, जो ग्लासी सॉलिड होते हैं ना, ग्लासी सॉलिड इवन एट 0 केल्विन हैज़ एंट्रोपी ग्रेटर देन 0, उनकी एंट्रोपी 0 से ज़्यादा ही होती है जो ग्लासी सॉलिड होते हैं। ठीक है, फिर अगर आप देखें सॉलिड हैविंग मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, थर्ड पॉइंट में लिखा है डू नॉट हैव 0 एंट्रोपी एट 0 केल्विन, उनकी भी एंट्रोपी 0 नहीं होगी। क्लोरीन इज़ नॉट 0 एट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, क्लोरीन इज़ नॉट 0 एट 0 केल्विन। इसी तरह क्रिस्टल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड के दो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं, वाटर डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर इवन एट 0 केल्विन, दस देयर एंट्रोपी इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये इसके कुछ केसेस हैं, ये नहीं है कि मतलब जो सॉलिड हो गया है वो 0 पे। एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसकी 0 होगी, बाकी के केसेस में 0 नहीं होगी। ठीक है।